हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर फेफाना पर। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है अपना। अब दूसरे चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं। दूसरा चैप्टर है अपने पास गाउस के नियम, यानी गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग, ये हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है गाउस का नियम जो है वो क्या काम आता है। तो गाउस का नियम जो है वो विद्युत फ्लक्स की गणना करने के काम आता है, विद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं भी विद्युत फ्लक्स जो है वो होता क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक जो अपने पास वो है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं इसे इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए विद्युत फ्लक्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देख विद्युत क्षेत्र, हमने मान लिया भी अपने पास कोई विद्युत क्षेत्र है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर, विद्युत क्षेत्र है कोई ई वेक्टर, और इस विद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ स्थित है, कोई बंद पृष्ठ इस प्रकार से है, ठीक है, ये कोई बंद पृष्ठ है। तो हम क्या देख रहे हैं भी, हम देखें भी इस बंद पृष्ठ में से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, किसी बंद पृष्ठ में से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, यही प्रतीत हो रहा है हमें। तो फिर फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स की परिभाषा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ में से, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ में से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लिया इसका क्षेत्रफल सदिश, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो ds वेक्टर है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या मान लिया मैंने, ds वेक्टर, और ये विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, कितना कोण है, थीटा डिग्री कोण पर, यानी विद्युत क्षेत्र के साथ इसका क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश का मतलब यह है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बता चुका हूं मैं भी, केवल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है, केवल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वही एक सदिश राशि है, बाकी सभी प्रकार के क्षेत्रफल जो है वो क्या होते हैं, अदिश भौतिक राशि होते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास कौन सा क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ds वेक्टर मान लिया इसका, और ये ds वेक्टर जो है ई वेक्टर के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो फिर इसका विद्युत क्षेत्र की दिशा में घटक क्या हो जाएगा अपने पास, ds cos थीटा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में घटक क्या होगा, ds cos थीटा होगा। तो विद्युत फ्लक्स जो है वो क्या होगा अपने पास, फाई ई इज इक्वल टू डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा होगा। ठीक है ना, क्यों डी फाई क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है अपने पास, अल्प है, और अल्प क्षेत्रफल से उत्पन्न फ्लक्स भी क्या होगा, अल्प होगा। ठीक है भी, फिर कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें इस, यानी कुल फ्लक्स जो है इस क्षेत्रफल के, इस बंद पृष्ठ के कुल क्षेत्रफल के लिए कुल फ्लक्स ज्ञात करें। तो इसका क्या कर देता हूं मैं, समाकलन कर देता हूं, इसका कर देता हूं मैं समाकलन। तो समाकलन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इधर तो आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये इंटीग्रेशन जो है वो इस बंद पृष्ठ के लिए है, इंटीग्रेशन किसके लिए है, बंद पृष्ठ के लिए। तो इसे लिखा जाता है क्लोज इंटीग्रल। क्लोज इंटीग्रल का साइन क्या होगा, इंटीग्रेशन के बीच में ये एक बिंदु यानी बंद पृष्ठ जो है वो बनाते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ई डी एस कोस थीटा जो है वो क्या बता रहा है, यानी ई अपने पास विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, ds यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये भी सदिश राशि, और cos थीटा आ गया, इसका मतलब ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये अपने पास जो सूत्र आया है ये है विद्युत फ्लक्स का सूत्र। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ में से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। विद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, फाई ई से दर्शाते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा,
फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कोस थीटा, ठीक है, या फिर क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। वो भी बात क्लियर। अब बात करते हैं फ्लक्स के मात्रक की, यानी फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक यहां से देखिए, अपने पास क्या है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो फिर विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा था भी विद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। तो फिर क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है, तो यहां से ये कट जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा वोल्ट मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर भी होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर भी होता है, ठीक है। अब बात करें इसके विमीय सूत्र की, तो विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र जो है वो होगा M1 L3 T-3 A-1, M1 L3 T-3 A-1, ठीक है। और विद्युत फ्लक्स जो है ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के अदिश गुणनफल से प्राप्त होता है। इसका मतलब यह एक अदिश भौतिक राशि है। विद्युत फ्लक्स क्या है, एक अदिश भौतिक राशि है, अदिश भौतिक राशि है, ठीक है। तो ये था अपने पास विद्युत फ्लक्स के बारे में। विद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ में से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या फिर वोल्ट मीटर। इसका विमीय सूत्र होगा M1 L3 T-3 A-1 और यह एक अदिश भौतिक राशि है, ठीक है दोस्तों। यह था अपने पास फ्लक्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण, इंग्लिश में बोलते हैं इसे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सतत आवेश वितरण क्या होता है? सतत आवेश वितरण का अर्थ है आवेश का समान रूप से वितरण, आवेश का समान रूप से वितरण, ठीक है। मान लिया अपने पास ये कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है, ठीक है। इस पृष्ठ पर मैं आवेश का समान रूप से वितरण कर रहा हूं, तो ये आवेश जो है यानी आवेश को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है भी इसके पूरे पृष्ठ पर आवेश का घनत्व समान रहे, आवेश का घनत्व समान रहे और ये आवेश जो है वो परस्पर अति अल्प दूरी पर स्थित हो, अति अल्प दूरी पर स्थित हो, ठीक है। यानी आवेशों के मध्य दो आवेश, जैसे ये धनात्मक आवेश, ये धनात्मक आवेश, तो इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी भी अल्प होनी चाहिए और समान रूप से व्यवस्थित होने चाहिए पूरे पृष्ठ पर। तो इस प्रकार के वितरण को हम लोग क्या कहेंगे? सतत आवेश वितरण, ठीक है। सतत आवेश वितरण जो है वो रेखा के अनुदिश यानी किसी लंबाई के अनुदिश, लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश यानी पृष्ठ के अनुदिश, और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के अनुदिश यानी किसी आयतन के अनुदिश समान रूप से वितरित हो सकता है। तो सतत आवेश वितरण जो है वो 3 प्रकार का होता है। सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, ठीक है। नंबर 1 आता है अपने पास रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण क्या होगा? रैखिक मतलब रेखा के अनुदिश। तो ये रेखा जो होती है, रेखा मान लिया ऐसी रेखा किसे कहेंगे भी? ऐसी कोई वस्तु जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई की अपेक्षा क्या हो? अति अल्प हो। जिसकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा अति अल्प हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। तो रैखिक आवेश वितरण होगा तो किसी रेखा के अनुदिश आवेश का समान रूप से वितरण क्या होगा? रैखिक आवेश वितरण होगा, ठीक है। समान रूप से वितरण का अर्थ है आवेशों को समान घनत्व से व्यवस्थित करना और आवेशों के मध्य दूरी भी क्या होनी चाहिए? अति अल्प दूरी होनी चाहिए। आवेशों के मध्य दूरी अल्प होनी चाहिए और घनत्व जो है वस्तु की प्रत्येक भाग पर घनत्व क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए, ठीक है। उसे बोलते हैं हम सतत आवेश वितरण। नंबर 2 आता है अपने पास पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ क्या होगा? जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, लंबाई और चौड़ाई दोनों हो। तो लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश आवेश का समान रूप से वितरण क्या होगा? पृष्ठ आवेश वितरण होगा, ठीक है। नंबर 3 आता है अपने पास आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, ठीक है। आयतन यानी
जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के अनुदिश आवेश का समान रूप से जो वितरण होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आयतन आवेश वितरण कहेंगे। ठीक है, अब इन तीनों का बारी बारी से जो व्यवस्थित अध्ययन है वो हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रैखिक आवेश वितरण की। सबसे पहले बात करते हैं रैखिक आवेश वितरण की। ठीक है, नंबर 1 आता है अपने पास रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण, इंग्लिश में बोलते हैं इसे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मान लिया मैंने, ये मेरे पास कोई रेखा है, ये क्या है, कोई रेखा है, और इस रेखा पर आवेश का समान रूप से वितरण किया हुआ है, यानी इसका रैखिक आवेश घनत्व, आवेश का रैखिक आवेश घनत्व क्या है, समान है। ठीक है, किसी रेखा पर आवेश का सतत रूप से वितरण जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक आवेश वितरण बोलते हैं। सतत रूप से वितरण का अर्थ ये हो गया भी, अब रेखा पर हो रहा है इसका मतलब लंबाई के अनुदिश है, तो लंबाई के अनुदिश कहेंगे तो इसकी प्रत्येक लंबाई के प्रत्येक भाग पर, जैसे मैं ये भाग ले लूँ, ये कितना, तो इस भाग पर घनत्व मान लिया इसका लैम्डा है, घनत्व कितना मान लिया, लैम्डा है, तो इस भाग पर यानी इतनी लंबाई के दूसरे भाग पर घनत्व क्या रहना चाहिए, लैम्डा ही होना चाहिए। ठीक है ना, तो फिर उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समान रूप से आवेश का वितरण किया हुआ है, ये इस प्रकार का जो वितरण होगा उसे हम बोलेंगे रैखिक आवेश वितरण। ठीक है, तो देखिए रैखिक आवेश वितरण जो है, अब इसकी लंबाई का कोई अल्पांश ले लेता हूं मैं, ये अल्प भाग ले लिया ए बी, अल्प भाग ले लिया ए बी। ठीक है, इस अल्पांश की लंबाई मान ली क्या है, डीएल है, इस डीएल भाग में आवेश मान लिया कितना है, डीक्यू है। डीएल भाग में यदि आवेश डीक्यू है, डीएल भाग में आवेश डीक्यू है, तो एकांक लंबाई पर आवेश क्या होंगे, डीक्यू बटा डीएल होंगे। एकांक लंबाई पर आवेश क्या होंगे, डीक्यू बटे डीएल होंगे। ठीक है, तो किसी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यानी रैखिक आवेश वितरण में रेखा के इकाई भाग पर आवेश या एकांक लंबाई पर आवेश जो है, एकांक लंबाई पर आवेश जो है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रैखिक आवेश घनत्व बोलते हैं। एकांक लंबाई पर आवेश, एकांक लंबाई पर आवेश जो है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रैखिक आवेश घनत्व बोलते हैं। रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से लिखा जाता है, किससे लिखते हैं, लैम्डा से। ठीक है, तो लैम्डा किसके बराबर होगा अपने पास, लैम्डा बराबर होगा डी क्यू बटे डीएल के। लैम्डा किसके बराबर होगा, डी क्यू बटे डीएल के। अब इसका मात्रक क्या होगा रैखिक आवेश घनत्व का, रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर। रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर होगा। ठीक है, अब हमें इसकी पूरी लंबाई पर आवेश की गणना करनी है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, डी क्यू जो है वो किसके बराबर होगा, लैम्डा डीएल के। डी क्यू किसके बराबर होगा, लैम्डा डीएल के। अब मैं इसका समाकलन कर दूं, यानी इसका समाकलन करूंगा तो इस पूरी रेखा पर कुल आवेश आ जाएंगे मेरे पास। इस रेखा पर कुल आवेश क्या है, तो कुल आवेश कितने हो जाएंगे, Q इज इक्वल टू समाकलन लैम्डा डीएल। और ये समाकलन जो है वो रैखिक समाकल है। कौन सा समाकल है, रैखिक समाकल, तो इसलिए इसे लाइन इंटीग्रल दर्शाता हूं मैं। ठीक है, तो ये क्या है, कुल आवेश आ गए अपने किस पर है, इस रेखा पर जिस पर आवेश का समान रूप से वितरण किया हुआ है। होगी बात क्लियर। अब देखिए इस अल्पांश से मान लेता हूं मैं आर दूरी पर कोई परीक्षण आवेश है क्यू नोट। आर दूरी पर क्या है, कोई परीक्षण आवेश है क्यू नोट है। ठीक है, इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल हम लोग ज्ञात करें, यानी इस रैखिक आवेश वितरण के कारण इस परीक्षण आवेश पर कितना स्थिर विद्युत बल कार्य कर रहा है। तो स्थिर विद्युत बल क्या हो जाएगा, अब देखिए यहां पर आवेश कितना है, डी क्यू, और यहां क्या है, क्यू नोट। तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल जो है वो कूलाम के नियम से हम लोग ज्ञात करेंगे। किससे ज्ञात करेंगे, कूलाम के नियम से। ठीक है, तो कूलाम के नियम से अपने पास क्या आ जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू के क्यू नोट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये अपने पास बल आ गया। यदि हम लोग कुल बल की गणना करें, क्या करें, कुल बल की गणना करें, तो कुल बल की गणना करूंगा तो इसका मैं समाकलन करूंगा तो अपने पास क्या आएगा, एफ के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर मैं बाहर ले लेता हूं, ये लिख दूंगा मैं समाकलन डी क्यू। अब समाकलन डी क्यू जो है उसकी वैल्यू क्या है, लाइन इंटीग्रल लैम्डा डीएल। ठीक है, तो अपने पास कुल बल जो है वो आ जाएगा कितना, एफ इज इक्वल टू
के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर लाइन इंटीग्रल लेमडा डी एल। तो ये आ गया अपने पास लगने वाला स्थिर विद्युत बल। रेखिक आवेश वितरण के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल जो है वो क्या होगा अपने पास, F इज इक्वल टू के क्यू नॉट आर स्क्वायर लाइन इंटीग्रल लेमडा डी एल होगा। ठीक है, अब बात करें अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी इस परीक्षण आवेश पर या बिंदु P पर मान लेते हैं। ठीक है, तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है अभी, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, यही फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो ये क्यू नॉट जो है वो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो अपने पास E की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, K अपॉन आर स्क्वायर लाइन इंटीग्रल लेमडा डी एल। तो ये आ गई अपने पास बिंदु P पर, या फिर यूं कहें रेखिक आवेश वितरण के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर लाइन इंटीग्रल लेमडा डी एल होगी। ठीक है, तो ये था अपने पास रेखिक आवेश वितरण। नंबर 2 आता है अपने पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण, तो पृष्ठ देखिए, मान लिया अपने पास ये कोई पृष्ठ है। पृष्ठ इसका मतलब ये कोई तल है और जिसकी लंबाई भी है और क्या है, चौड़ाई भी है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश आवेश का समान रूप से वितरण जो होता है या स्वतंत्र आवेश वितरण जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग पृष्ठ आवेश वितरण। यानी लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश आवेश का समान रूप से वितरण कहलाता है पृष्ठ आवेश वितरण। ठीक है, तो ये हमने कर दिया इसका पृष्ठ आवेश वितरण, इस पर धनावेश का समान रूप से वितरण हमने किया है। ठीक है, अब इसका कोई अल्पांश लेते हैं, मान लिया ये इसका अल्प कोई भाग है, ये अल्प भाग है, इसका क्षेत्रफल मान लिया मैंने ds है, क्षेत्रफल क्या मान लिया ds है, और इस पर आवेश कितना है dq है। तो ds क्षेत्रफल में यदि dq आवेश है तो एकांक क्षेत्रफल में आवेश क्या होंगे, dq बटे ds होंगे। तो एकांक क्षेत्रफल में आवेश जो है उसे बोलते हैं हम लोग पृष्ठ आवेश घनत्व, उसे क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल में आवेश कहलाता है पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, और इसे बोलते हैं सिग्मा से लिखा जाता है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, dq बटे ds आ जाएगा। और यहाँ से कुल आवेश की गणना करें तो dq किसके बराबर होगा, सिग्मा ds के, और इसका समाकलन कर देंगे तो अपने पास क्या आएगा, समाकलन dq यानी q के बराबर होगा समाकलन सिग्मा ds होगा। और ये जो क्षेत्रफल यानी ये समाकलन जो है वो सरफेस समाकलन है। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल है, तो इसे लिखता हूं मैं s से। तो ये अपने पास आ गया इस पृष्ठ पर कुल आवेश। ठीक है, ये हो गई कुल आवेश की बात। अब मान लेता हूं कि इस पृष्ठ से r दूरी पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। तो इस dq आवेश और Q नॉट के मध्य लगने वाला कुल बल कितना होगा, स्थिर विद्युत बल। तो स्थिर विद्युत बल अपने पास आ जाएगा स्थिर विद्युत बल। तो स्थिर विद्युत बल हम लोग कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं। तो क्या होगा, F इज इक्वल टू df, अल्प आवेश है तो df इज इक्वल टू के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यानी डी क्यू यहाँ पर आवेश, यहाँ क्यू नॉट और बीच की दूरी कितनी है, आर स्क्वायर है, के अपने पास नियतांक है। होगी बात क्लियर। फिर कुल बल की गणना करें तो समाकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन डी क्यू आ गया, और इंटीग्रेशन डी क्यू की वैल्यू अपने पास ये रही, तो यहाँ से लिख देंगे। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर सरफेस इंटीग्रल सिग्मा ds। तो ये अपने पास आ गया कुल स्थिर विद्युत बल, यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर परीक्षण आवेश जो रखा है उस पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल अपने पास आ गया। ठीक है, अब पृष्ठ आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, हम जानते हैं भी E किसके बराबर होता है, F अपॉन क्यू नॉट के। तो ये क्यू नॉट जो है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, K अपॉन आर स्क्वायर सरफेस इंटीग्रल सिग्मा ds। ठीक है, तो ये आ गई अपने पास पृष्ठ आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। होगी बात क्लियर। ये था अपने पास पृष्ठ आवेश वितरण। और लास्ट आता है अपने पास आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण क्या होगा, देखिए मान लिया
ये अपने पास कोई त्रिविमीय वस्तु है, ये क्या है, कोई त्रिविमीय वस्तु बना देता हूं मैं यहां पर। ये अपने पास कोई त्रिविमीय वस्तु है, ठीक है। इस त्रिविमीय वस्तु पर आवेश का समान रूप से वितरण किया हुआ है। अब त्रिविमीय वस्तु है, इसका मतलब क्या होगा, उसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो इसका मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अनुदिश, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अनुदिश आवेश का समान रूप से वितरण क्या कहलाता है, आयतन आवेश वितरण कहलाता है, ठीक है। यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अनुदिश आवेश का समान रूप से वितरण जो होगा उसे बोलते हैं हम लोग आयतन आवेश वितरण, ठीक है। अब इस पर हमने मान लिया भी कोई क्यू आवेश जो है उसका वितरण किया हुआ है, इसका कोई अल्प भाग ले लिया, ये मान लिया अपने पास कोई अल्प भाग है, इसका आयतन मान लेता हूं मैं dv है, आयतन कितना है, dv है, और इस पर आवेश जो है वो कितने हैं, dq हैं। तो dv आयतन में आवेश कितने हैं, dq, तो इकाई आयतन में आवेश कितने होंगे, dq बटे dv, इकाई आयतन में आवेश क्या होंगे, dq बटे dv, और एकांक आयतन में आवेश जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग आयतन आवेश घनत्व। एकांक आयतन में आवेश कहलाता है आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। तो ये अपने पास होगा आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, और आयतन आवेश घनत्व को लिखा जाता है रो से, किससे लिखा जाता है, रो से, और रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, dq बटे dv, dq बटे dv आ गया। और यहां से कुल आवेश की गणना करनी हो तो हम लिखेंगे dq इज इक्वल टू रो dv, और इसका कर देंगे समाकलन। तो इसका समाकलन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, dq समाकलन क्या होगा, q इज इक्वल टू समाकलन रो dv, ठीक है। तो ये जो अपने पास है ये वॉल्यूम का समाकलन है, वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो इसे लिख देता हूं मैं v, वॉल्यूम इंटीग्रल v, ठीक है। ये हो गई अपने पास, ये आ गया अपने पास कुल आवेश, ये आ गया कुल आवेश, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग भी, अब कोई अपने पास इस dq आवेश से r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश है बिंदु P पर Q0, और इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल की गणना करते हैं। तो स्थिर विद्युत बल कितना आ जाएगा अपने पास, स्थिर विद्युत बल, तो स्थिर विद्युत बल हम लोग कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं। तो स्थिर विद्युत बल क्या होगा अपने पास, dF इज इक्वल टू के Q0 dq अपॉन r स्क्वायर। कुल बल की गणना करें तो समाकलन कर देंगे, यानी F इज इक्वल टू के Q0 अपॉन r स्क्वायर समाकलन है dq, और ये जो मान है समाकलन dq की वैल्यू जो है अपने पास क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल रो dv है। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, के Q0 अपॉन r स्क्वायर वॉल्यूम इंटीग्रल रो dv आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास स्थिर विद्युत बल। इसके पश्चात बात करें हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी आयतन आवेश वितरण के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर या किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी हो तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं भी E इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, F अपॉन Q0 होता है। तो ये Q0 जो है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो अपने पास क्या होगा, K अपॉन r स्क्वायर वॉल्यूम इंटीग्रल रो dv होगा, ठीक है। तो ये था अपने पास सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण के तीन भाग हम लोगों ने पढ़े, रेखिक आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग गाउस के नियम से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना भी है, एक YouTube चैनल, अपने दोस्त का YouTube चैनल है टेक्निकल चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप लोग उस चैनल को विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अच्छा टेक्निकल नॉलेज आप लोगों को उस चैनल से मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।